जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बड़ा दिल दुखी है मोटरवे के वाक़े की वजह से। बड़ा दिल खराश वाक़या है और ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर हर आंख जो है वो इश्कबार है और इसके लिए मुज़ाहरे भी मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं ताकि जो मुजरमान हैं उनको करार वाक़या सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह का हर बुरा अंसर जो सोसाइटी के अंदर है दोबारा इस तरह का वाक़या जो है वो करने में या दोबारा इस तरह की हरकत करने में जुर्रत उसके अंदर पैदा ना हो। और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो राय आ रही हैं, उसमें जो एक बात मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो राय दी जा रही है कि हर बंदे को अपने पास पिस्टल रखना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, आपको पिस्टल रखना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, और इंसानियत जो है या इंसान की इज़्ज़त जो है वो किस कदर अहम है एक अच्छे मुआशरे के लिए। नो डाउट कि पाकिस्तान एक अच्छा मुआशरा है। इस तरह के बीमार अनासर जो हैं, बीमार ज़हन अनासर जो हैं, वो शायद हमारे उस सोसाइटी के अच्छे चेहरे को मसख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए बाकी लोगों की तरह मेरा भी मुतालबा है गवर्नमेंट से कि जो मुजरमान है, आल्दो को 2 लोगों की निशानदही हो चुकी है, उस पर गवर्नमेंट ने 25-25 लाख रुपया इनाम भी रखा है, ताकि जो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे उसका नाम सीधा राज में रखा जाएगा और हम उसको 25 लाख रुपया इनाम देंगे। उनको करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह के बीमार ज़हन लोग जो हैं वो इस तरह का काम करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचें और ये उनके ज़हनों के अंदर महव हो जानी चाहिए बात कि हमारे अदारे बड़े मजबूत हैं और अगर कोई इस तरह का दिलखराश वाक़या हुआ तो उनको मौका के ऊपर सज़ा दी जाएगी। क्योंकि ये एक इमेज बन चुका है कि इसमें हमारी सोसाइटी में ख़वातीन महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं, इवन के कब्रों से भी निकाल के लोग जो हैं वो मतलब बात करने का ये है कि जो ख़वातीन कब मर के कब्र में चली जाती वो भी महफूज नहीं है। तो हमें इस इमेज को ख़त्म करना है, इन मुजरमान तक पहुँच के और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला है। इसके बाद इस सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करूंगा कि हम मुसलमान जो माजी में बड़े अच्छे हमने काम किए, बड़ी डिस्कवरीज की, बहुत थेरीज हमने पेश की। मैं मैट्रिक में था और मैं सिर्फ एक ही बुक का हवाला दूंगा कि बायोलॉजी की बुक के चैप्टर 7 में, चैप्टर 3 में मुसलमान जो साइंसदान थे उनके बारे में बात की जाती थी, मुसलमान मैथमेटिशियन के बारे में बात की जाती थी, मुसलमान जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे उनके बारे में बात की जाती है। जैसे नसीरुद्दीन तूसा की बात की जाती है कि वो अलजबरा के बड़े माहर थे। इसी तरह ईरानियन एक मूसा थे, उनके बारे में बात की जाती है। अल हाजिज के बारे में बात की जाती है। इब्न हैशम जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 760 से ज़ायद दुआएँ जो मुतारफ़ रही हैं, 200 से ज़ायद किताबें लिखी। उससे भी एक बड़ा नाम जो है मैं इब्न खल्दून का पेश करूँगा। इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर हम लोग जो हैं जो वेस्टर्न लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, जी वो फ़लाँ बंदे ने डिफेंस थ्योरी दे के नोबेल प्राइज़ ले लिया, फ़लाँ ने पब्लिक फाइनेंस के अंदर थ्योरी देके नोबेल प्राइज़ ले लिया। तो आज हम आपको बताते हैं कि एडम स्मिथ जो है उसकी सारी की सारी जो 7 किताबें हैं बेसिकली वो एक्सटेंशन है इब्न खल्दून के अल मुकदमा बुक के 7 चैप्टर्स की। अगर हम इकनॉमिक्स के अंदर पहली बात करें, इंडिविजुअल हैंड की जो बात करते हैं, जिसको हमारी क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकनॉमिक्स जो बेस कर रही है, वो सबसे पहले वो जो कॉन्सेप्ट था इब्न खल्दून ने पेश किया था। आप उसकी अब बुक अल मुकदमा देखें तो उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद ये इकनॉमिक्स के अंदर जो डिमांड लेबर सप्लाई की बात होती है, चाहे वो लेबर मार्केट है आपकी, चाहे वो आपकी गुड्स मार्केट है, चाहे आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, वो कौन इंडिविजुअल हैंड का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो इब्न खल्दून ने मुतारफ़ कराया था, जिसको बाद में एक्सटेंड करके इब्न एडम स्मिथ के नाम के ऊपर जो हम मंसूब करते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन या अर्बनिज़म की जो बेहतरीन एग्जांपल थी वो खैर चाइना में है, जिसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कहते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट का जिक्र जो था इब्न खल्दून ने अपनी बुक के अंदर किया था। उन्होंने कहा जब शहर उस वक्त के मुताबिक 4 से 5,000 आबादी जब बढ़ जाए तो फिर नए शहर बनाने चाहिए और शहरों को कनेक्ट करना चाहिए, मुल्क के शहरों को बनाने वाले शहरों को बसाना भी चाहिए। आजकल ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की फॉर्म में आता है कि पहले हब बनाए जाते हैं फिर हब बसाए जाते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो था इब्न खल्दून का था। आप उसकी बुक का वो चैप्टर जो है वो 2 देखें, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और इसमें वीडियो लॉग में आपको बड़ी हैरानकुन बातें जो है थोड़ी सी आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद जब ये चीज़ फिर इब्न खल्दून का ही कॉन्सेप्ट है कि क्यों वो पॉपुलेशन वो उसको मतलब कि वो
पसंद करता था कि पॉपुलेशन आपकी जब होती, उसके कहने का मकसद ये था कि जब पॉपुलेशन होगी तो ज़ाहिर सी बात यूथ भी होगी, उस यूथ में डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, या और उस वक्त के मुताबिक जो साइंटिस्ट उसने बात की थी। और ये इब्ने खल्दून का ही कॉन्सेप्ट, उसने पहले था पानी जो था उसको एज एनर्जी जो है उसने पेश किया था। बाद में अब देखें हाइड्रो एनर्जी और एनर्जी की बहुत सारी जो किस्में हैं वो मतलब कि रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, फोजल फ्यूल्स या डर्टी एनर्जी, क्लीन एनर्जी, अब जो सोर्सेज हैं ये भी बेसिकली उस वक्त से मुताबिक है। और ये आजकल जितनी भी आपकी रिसर्च हो रही है वो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन है। और ये कॉन्सेप्ट इब्ने खल्दून ने मुतारफ करवाया था। उसके बाद ये डिफेंस के ऊपर जो हम बातें करते हैं, जब आई थिंक मेरे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं डिफेंस एंड पीस इकोनॉमिक्स में, उसमें आप देखें 1971 में एक आर्टिकल डिफेंस इकोनॉमिक्स के ऊपर, मतलब बेसिकली आर्टिकल नहीं था, एक चैप्टर था किसी बुक का, 1971 में बिनोवट ने लिखा था, जिसको बाद में उसी को डिफेंस इकोनॉमिक्स का नाम देकर आज सारी की सारी डिफेंस इकोनॉमिक्स जो उसके नाम से मंसूब की जाती है। ये भी इब्ने खल्दून का एक कॉन्सेप्ट है कि ममालिक जो है उनको अपना डिफेंस रखने का अख्तियार है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो डिफेंस बजट जो है वो आपका होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ जब भी कोई बजट आता है तो हम डिफेंस बजट के ऊपर बड़ा वो शोरगुल करना शुरू कर देते हैं, और ये मैं आपको पिछले वीडियो ला के अंदर बता चुका हूँ। थोड़ा सा हम इब्ने खल्दून के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ये ट्यूनिस के साइंटिस्ट थे, और ये पहला शायद वो इस कदर ये इंटेलिजेंट आदमी थे कि जो 20 से 22 साल की उम्र में ये हाई कोर्ट के जज बन गए थे, और इस कदर जो है वो उन्होंने बड़ी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपनी तरक्की की मनाज़िल तय की। और उसके वजह वो इकनॉमिक्स के अंदर आए, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रहे। तो इकनॉमिक्स के अंदर जब आए उन्होंने बुक्स लिखना शुरू की, इकनॉमिक्स के अंदर ये बड़ी बहुत बड़ा कारनामा मैं समझता हूँ किया उन्होंने, जो उन्होंने इस किस्म की थेरी जो है वो पेश की, जिसके ऊपर आज मुसलमान जो वेस्टर्न है वो उनकी उस बुक को एक्सटेंड करके कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और एक बड़ी बात हम इकोनोमेटिशियन जो है वो इस्तेमाल करते हैं ग्रेगर कॉजेलिटी, ये भी आपको जान के हैरानगी होगी कि इसकी भी जो, क्योंकि जब हम किसी भी एम्पिरिकल टेस्ट की बात करते हैं तो जब हम उसकी हम थ्योरी लिखते हैं तो एक हम थ्योरेटिकल इक्वेशन होती है, फिर एक हम फंक्शनल या एम्पिरिकल इक्वेशन जिसे कहते हैं। तो बेसिकली जो कॉजेलिटी की थ्योरेटिकल इक्वेशन थी इब्ने खल्दून ने पेश की थी, ग्रेगर ने सिर्फ उसको एम्पिरिकल फॉर्म में चेंज करके तो 1969 के अंदर आप देखें कि वो नोबेल प्राइज़ ले लिया। बल्कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर इकोनोमेटिका का आर्टिकल पढ़ें तो 1969 से पहले एक चाइनीज़ भी थे जिन्होंने कॉजेलिटी के ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया था, लेकिन वो चाइनीज़ जो है उसका आर्टिकल पीछे लगा, कोई बंदा उसके बारे में जानते थे कि ग्रेगर कॉजेलिटी जो है उसके बारे में हर बंदा इकोनॉमिक्स के अंदर जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते हैं वो उनको उस चीज़ का पता है, और इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ जो उन्होंने लिया। फिर ये पब्लिक फाइनेंस की हम बात करते हैं, जब हम टैक्स रेवेन्यू को जिसमें लेफर कर्व की हम बात करते हैं, ये लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट जो है ये भी इब्ने खल्दून का है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो मुसलमान करते रहे, आज मुझे समझ नहीं आती कि मुसलमान जो है वो कहाँ से कहाँ चले गए। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी अपने पीएचडी कोर्स वर्क के अंदर, तो उसमें जब मैं ये प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन ख़त्म करने में मैं आया तो मेरी जो सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर डॉक्टर AR चौधरी साहब, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि शहबाज कमी कहाँ पे रही कि अगर मुसलमानों ने इतने ज़्यादा काम किए हैं और उनका नाम आज कोई लेता नहीं, लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं उनके नाम ले लोग नोबेल प्राइज़ ले। तो उनको फिर मैंने एक बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल दी। मैं कहा मैडम देखें, एडम स्मिथ ने 1736 में ऑनवर्ड उन्होंने अपने 7 किताबें लिखी जो बेसिकली 7 चैप्टर थे अल मुकदमा बुक के, और उन 7 किताबों के ऊपर फिर आगे इकनॉमिक्स जो है आपकी बेस करती है। स्कॉटिश टीवी ने 2011 से 2013 तक उन्होंने एक सर्वे किया, और वो सर्वे जारी सी बात है स्कॉटलैंड की हम बात कर रहे हैं तो वो उनके अपने जो वेस्टर्न कंट्री थे वहीं उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे की बेस के ऊपर जो है उन्होंने एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस तरह का सर्वे हमने कभी इब्ने खल्दून के ऊपर किया है? क्या हमने कभी इब्न अल हाशिम के ऊपर किया है, या नसीरुद्दीन तूसा जो उसके ऊपर किया है? नहीं। तो मैं मैडम को ये बता रहा था कि चूंकि बेसिकली वो लोग करते क्या है कि जब भी कभी कोई प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च करना तो उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। सिंपल था जो सैप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था, क्या किया गया उसके ऊपर ये जब वो प्रोग्राम लॉन्च करना था उन्होंने डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर, तो लीजिए आप मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी करें, आपके सोशल इंडिकेटर जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो उसको अच्छा करें, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम है, उसको आप लेके चलें। तो क्या किया, प्रोपोगेट किया, रिसर्च किया, और डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनको मतलब कि उसके ऊपर कन्विंस किया और वो प्रोग्राम लॉन्च किया। और आप देख लें पाकिस्तान समेत बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर उस प्रोग्राम जो है उसकी किस कदर इफेक्टिविटी रही है, बल्कि प्रोग्राम फेल ही करार दिया गया है। शायद मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस वक्त दुनिया में नाकदरी हो रही है उसकी शायद एक बेसिक रीज़न ये भी है कि जब हम इक़्तिदार से बाहर होते हैं कुछ और बात करते हैं, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो अपनी ही उसी की हुई बात के ऊपर
हम सियासत करना शुरू कर देते हैं, या इसको हम मुकर जाते हैं या उस बात से फिर जाते हैं। ये वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक वक्त वो था जब वो ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर किस कदर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया करते थे, किस कदर वो नापसंद करते थे। लेकिन जब उनकी अपनी गवर्नमेंट आई है तो आज वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि पूरी कौम जो है ड्यूअल नेशनल के पीछे क्यों पड़ी हुई है। मेरी कौम जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों को कौन सी वो साइंस है जो इस ड्यूअल नेशनलिटी रखने के ऊपर लोगों को समझ नहीं आ रही, या इनको क्या ख़तरा है इस चीज़ से। देखिए मेरी बात सुने, बात आपकी ठीक है, आपको वाकई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये भी जो आपने आज से पहले बयान दिए हैं वो भी आपके हैं, जो आज आप बयान दे रहे हैं वो भी आपका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि आपके इंटरेस्ट में है तो आप ये ड्यूअल नेशनलिटी की बात को अपनी फेवर में ले रहे हैं। और फिर आप देखें माशाल्लाह आपके जो लोग हैं वो किस कदर आपकी ही तकरीर के ऊपर वो हंस रहे हैं। तो मकसद बात करने का ये कि मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये लोग जो बाहर से आपने वो ट्रांसपोर्ट किए हैं, ये बाहर से आपने वो इंपोर्ट किए हैं, इनमें से कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दें जिसने अपने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया हो और जिसके ऊपर हम बड़े मुतासर हुए हैं कि ठीक है जी इनका फील्ड अपने फील्ड के अंदर बहुत काम है, तो इनको इनके जो एक्सपीरियंस है, इनके तजर्बात से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान एक लेबॉर्टरी है कि आप मतलब कि लोगों को इंपोर्ट करते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब ये अगर इस तरह से होगा तो फिर वही पिछला सिलसिला हो, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनको सेलेक्ट करेंगे तो उनका सिंगापुर में पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, अपना प्राइम मिनिस्टरशिप एंजॉय करेंगे, फिर अपना बैग उठा के वो वापस चले जाएंगे। इसी तरह कुछ सिटी बैंक से बंदा भी इंपोर्ट करेंगे, वो आएंगे 4-6 साल जो है यहाँ पे अपना कैरियर एंजॉय करेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वहीं के वही हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के टैलेंटेड लोग नहीं हैं कि जिनसे काम लिया जाए? थोड़ी सी आप जो अपनी वो ऐनक उतारें, आपको अपने मुल्क के अंदर बड़ी जखेज मिट्टी है इस मुल्क की, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो आप ज़रा उनको ढूंढे, बजाय इसके कि आप इस इंटरेस्ट में पड़े कि जब आपकी बारी आई है तो आप अपना वो इख्तियार जो उसको कायम करने के लिए इस तरह के जो बयानिए या इस तरह की जो चीज़ें जो उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। नो डाउट कि ओवरसीज जो हैं वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में ओवरसीज़ ने पाकिस्तान का साथ दिया है। जब भी कभी पाकिस्तान पर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हुई है तो ओवरसीज़ जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन ओवरसीज़ ये भी चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम जो है वो ठीक हो, मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो, मुल्क के अंदर जो मुआशी सिचुएशन है लोगों की वो ठीक हो, मुल्क के अंदर पॉवर्टी खत्म हो, मुल्क के अंदर इनकम इनक्वालिटी जो वो इंप्रूव होनी चाहिए, मुल्क के अंदर और बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये कह सकता हूँ कि आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी आसान हो। तो ये उसी वक्त आसान होगी जब लोकल बंदा जो है जो इन प्रॉब्लम्स को समझता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा जो बाहर ही पला बड़ा हो, बाहर ही पैदा हुआ हो, बाहर ही जवान हुआ हो, बाहर ही उसने एजुकेशन ली तो वो पाकिस्तान के मसाइल जो है उनकी रूट काज को समझ सके। और ये आप तजर्बात कर रहे हैं और अब देखें डे बाय डे जो है हम लोग पीछे ही जा रहे हैं। और उसके लिए अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है पिछले 2 साल की वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि किस कदर हमारा जीडीपी जो था 2018 में हमारा जीडीपी 315 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कम होकर 264 बिलियन यूएस डॉलर 2020 में हो गया है। तो ये है हमारी कारकर्दगी। और ये चीज़ें जो हैं जब आप बाहर से लोग इंपोर्ट करेंगे तो वो तो 4-5 साल में लगता मुल्की मिसाइल समझने में ही लगा देंगे, शायद इससे भी ज़्यादा अब अरसा जो वो लग जाए और उस वक्त तक आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और नुकसान किसका होगा? वो मुल्क का होगा। जहाँ तक ये बात की जा रही थी ग्रोथ की, ग्रोथ आप देखेंगे जब गवर्नमेंट इनके पास आई थी तो 5.4, कुछ 5.6 भी बताते हैं, कुछ लोग 5.8 भी बताते हैं। लेकिन 2020 के अंदर ये छोड़ के -0.4% हो गई है। इसी तरह अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जब इनको गवर्नमेंट दी गई थी 1652 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम थी, जो कम होके 1388 यूएस डॉलर हो गई है। तो जाहिर सी बात जब साइज कम हुआ तो पर कैपिटा भी कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपकी उसी परसेंट के साथ बढ़ रही है। फिर इसी तरह डेट टू जीडीपी रेशियो जो उसके बारे में देखा 72% कर्जा था जब इनको गवर्नमेंट मिली थी और उसके ऊपर अब 87% हो गया, बल्कि अब अगर आज की बात की जाए तो शायद 90 के करीब पहुंच गए। इसी तरह देखा जाए तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो उस वक्त 13% थी, जो अब कम होके 11.4% रह गई है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में एफबीआर जो है उसने टैक्स रेवेन्यू जो है अपने टारगेट से भी ज़्यादा वो वसूल कर ली है। अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा जो है वो वसूल करें। सर्कुलर डेट उस वक्त जो है 1026 बिलियन था, जो बढ़ के 2200 बिलियन अब हो चुका है। इसके बाद आप देखें आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था उसमें ग्रोथ उस वक्त जब गवर्नमेंट दी थी इनको 2018 में 5.4% था, जो अब कम होकर -10.2% हो गया है। तो ये है हमारी कारकर्दगी जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है वो कारकर्दगी जो उन बाहर से इंपोर्ट किए हुए लोगों की वजह से हमें इकोनॉमिक डिक्लाइन की सूरत में मिल रही है।
और ये ज़ाहिर सी बात है वही लोग हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए हैं, ड्यूअल नेशनली हैं, किसी के पास रेजिडेंट परमिट है, किसी के पास ग्रीन कार्ड है, किसी के पास वो नेशनैलिटी है। अच्छा, उसमें जो बड़ी मज़े की बात जिसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहा करते थे कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाए तो इसका मतलब उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्ट है। और आपको बता देंगे इन्फ्लेशन जो है वो 2018 में 3.9% था, जो बढ़ के 10.7% हो गया है। अब इस बात का फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही कर लें कि वो किस कदर जो करप्ट हैं या क्या सिचुएशन है। हालांकि उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, और इसमें मैं भी बिलीव करता हूँ वो ऑनेस्ट हैं, वो मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज रेट जो देखें 2018 में 122 रुपये पे था, जो बढ़ के अब 168 रुपये, कुछ लोग 167 बता रहे हैं, कुछ लोग 166 बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके 4.8 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कम हो गए 22.5 बिलियन यूएस डॉलर तक आ गई हैं। इस पिक्चर के साथ सबसे आखिर में देखेंगे जो फॉरेन रिजर्व की बात की गई है, ये 2018 में फॉरेन रिजर्व जो था 9.7 बिलियन यूएस डॉलर था, अब जो है 12.1 बिलियन डॉलर है। उसमें भी ये कहा जाता है ये 12.1 बिलियन डॉलर जो है, इसमें 7 बिलियन डॉलर जो टेम्परेरी शोकेस के तौर पे हमने डिपॉजिट किए हैं। और ये पैसा कहाँ से आया है? ये सऊदी अरेबिया से आया है, ये पैसा यूएई से आया है, और ये पैसा कतर और चाइना से आया है। तो इसका मतलब वो अगर 7 बिलियन निकाल दें तो बाकी मेरे 5.1 बिलियन आपके पास बच जाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, बजाय इसके कि जो नॉन इकनॉमिक इश्यूज़ हैं और आपके अपने इंटरेस्ट में हैं उसमें पूरी कौम को उलझाया जाए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।